नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्विट्जरलैंड का जो फेडरल सिस्टम है वो किस तरीके से संचालित होता है। स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था, अगर हम संघात्मक शासन व्यवस्था के अर्थ को देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था का यह अभिप्राय होता है कि केंद्र और इकाइयां दोनों ही अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। यानी संविधान के अंतर्गत केंद्र और इकाइयां इन दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है ताकि केंद्र और इकाइयां ये दोनों ही अपनी शासन व्यवस्था का संचालन संविधान से प्राप्त शक्तियों के माध्यम से कर सके। अगर हम स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था को देखें तो स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत यानी स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत परिसंघ शब्द कन्फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्विट्जरलैंड का जो प्रथम संविधान था वो 1848 के अंतर्गत लिखित और निर्मित किया गया, जबकि वर्तमान का जो संविधान है वो 1998 के अंतर्गत निर्मित है और यह संविधान 1999 के अंतर्गत लागू हुआ। तो इस संविधान के अंतर्गत फेडरेशन की बजाय कन्फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है, बल्कि कन्फेडरेशन शब्द परिसंघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब हमें ये जानना होगा कि स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था परिसंघ है या संघ है। इस बात पर विभिन्न विद्वानों के मध्य मतभेद भी देखने को मिलता है। तो हमें यह भी जानना होगा कि कन्फेडरेशन और फेडरेशन के मध्य अंतर क्या है। कन्फेडरेशन सामान्यतः फेडरेशन का ही एक हिस्सा है, या ऐसे समझे कि कन्फेडरेशन के अंतर्गत ढीला ढाला संघ होता है जिसके अंतर्गत इकाइयां संप्रभु इकाइयां होती है, यानी इकाइयों को संप्रभुता प्राप्त होती है और वो अपने संघ से कभी भी अलग हो सकती है। जैसे अगर हम यूरोपियन यूनियन का उदाहरण लें तो यूरोपियन यूनियन कन्फेडरेशन का ही उदाहरण है, जिसके अंतर्गत जो इकाइयां हैं वह संप्रभु राज्य है। जैसे वर्तमान में ब्रेक्जिट के माध्यम से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन किसका उदाहरण है? यूरोपियन यूनियन कन्फेडरेशन का उदाहरण है, जबकि फेडरेशन के अंतर्गत इकाइयों को संघ से यानी केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था को अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी अगर हम संविधान को देखें तो वहां पर भी परिसंघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्विट्जरलैंड कन्फेडरेशन की बजाय फेडरेशन का ही उदाहरण है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी जो वहां की इकाइयां हैं जिन्हें कैंटन कहा जाता है, उन्हें केंद्र से अलग होने की शक्तियां नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था की अब हम विशेषताओं पर परिचर्चा करेंगे। सामान्यतः संघात्मक शासन व्यवस्था की तीन मुख्य विशेषताएं होती है। पहला लिखित संविधान, दूसरा शक्तियों का विभाजन और तीसरा स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत भी ये तीनों विशेषताएं मुख्य रूप से देखने को मिलती है। पहली विशेषता है लिखित और कठोर संविधान। स्विट्जरलैंड का प्रथम संविधान 1848 के अंतर्गत निर्मित हुआ और संघात्मक शासन व्यवस्था की नींव इसी संविधान के माध्यम से ही पड़ी। वैसे स्विट्जरलैंड के अंतर्गत परिसंघ की स्थापना 13वीं शताब्दी के अंतर्गत 3 कैंटनों ने मिलकर के की, लेकिन अगर हम फेडरेशन के रूप में स्विट्जरलैंड को अगर देखें तो फेडरेशन के रूप में स्विट्जरलैंड की स्थापना है वो प्रथम संविधान 1848 के माध्यम से ही
हुई। वर्तमान संविधान 1998 का है और इसकी लागू होने की तिथि है वो 18 अप्रैल 1999 है। तो लिखित संविधान है स्विट्जरलैंड का संविधान। इसी के साथ कठोर संविधान है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत साधारण कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन नहीं किया जा सकता। स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है, इसलिए स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधानों के दायरे के अंतर्गत आता है। दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लिखित संविधान के अंतर्गत केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी संघ और उसकी इकाइयां यानी कैंटन के मध्य संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। जिस तरीके से अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाकर शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसी तरीके से स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपना करके शक्तियों का विभाजन संविधान के अंतर्गत किया गया है। गणना और अवशेष के सिद्धांत का यह अभिप्राय होता है कि एक की शक्तियां संविधान के अंतर्गत निश्चित कर दी जाती है और शेष बची हुई अवशिष्ट शक्तियां दूसरी इकाई को दे दी जाती है। तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी गणना और अवशेष के सिद्धांत के माध्यम से वहां केंद्र की शक्तियां हैं वो निश्चित कर दी गई है और अवशिष्ट शक्तियां हैं वो वहां पर इकाइयों के पास में है, यानी राज्यों के पास में है। और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत इकाइयों या राज्यों को कैंटन कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का भी प्रावधान किया गया है, जिस पर केंद्र और वहां की इकाइयां यानी कैंटन दोनों को भी कानून निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन विवाद की स्थिति के अंतर्गत स्विट्जरलैंड के अंतर्गत केंद्र का कानून ही मान्य होता है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संविधान के अंतर्गत किया गया है और किस सिद्धांत का सहारा लिया गया है? गणना और अवशेष के सिद्धांत का सहारा लिया गया है। और यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अमेरिका के समान स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी अवशिष्ट शक्तियां हैं, इकाइयों के पास में है, केंद्र के पास में अवशिष्ट शक्तियां नहीं हैं। तीसरी विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था की होती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। न्यायपालिका का संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमिका होती है वो होती है कि केंद्र और इकाइयों के मध्य जो विवाद होता है या इकाइयों के मध्य जो पारस्परिक विवाद होता है उनका निपटारा स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड के संविधान की जो धारा 189 है उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि राज्य मंडल यानी परिसंघ और कैंटनों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए या फिर इकाइयों के मध्य पारस्परिक कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका है जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को जिस प्रकार की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है उस रूप में स्विट्जरलैंड की जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कहने का अभिप्राय है कि स्विट्जरलैंड की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन की ही शक्ति प्राप्त है। आंशिक कैसे कि संघीय संसद द्वारा जो निर्मित कानून है उसको अवैध घोषित करने की शक्ति संघीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है, जबकि राज्यों के द्वारा यानी कैंटनों के द्वारा जो निर्मित कानून है उसकी संवैधानिकता की जांच करके असंवैधानिक पाए जाने पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय उनको अवैध घोषित करने की शक्ति रखता है। तो राज्यों के स्तर पर जो कानूनों का निर्माण होता है उसका तो न्यायिक पुनरावलोकन स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, लेकिन जो केंद्र की व्यवस्थापिका है
जो वहां की संघीय संसद है उसके द्वारा जो निर्मित कानून है उसको असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका के पास में यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास में नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता तो प्राप्त है, लेकिन जो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की जो आदर्श शक्तियां होनी चाहिए, न्यायिक पुनरावलोकन की जो पूर्ण शक्ति होनी चाहिए, उस प्रकार की न्यायिक पुनरावलोकन की पूर्ण शक्ति है वो स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के पास में नहीं है। स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की आंशिक शक्ति ही प्राप्त है। तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो संघीय संसद द्वारा निर्मित कानून होते हैं उसको वहां का संघीय सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। तो उनकी रक्षा कैसे हो सकती है? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो संघीय संसद द्वारा निर्मित कानून है उसको जनता स्वयं लोक निर्णय के माध्यम से अवैध घोषित कर सकती है। यानी अगर स्विट्जरलैंड की संघीय संसद के द्वारा निर्मित कानून कोई अगर संवैधानिकता के पैमाने पर खरा नहीं उतरता है तो इसका निर्णय लोक निर्णय के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से जनता स्वयं करती है। यह निर्णय केंद्रीय स्तर पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता है। अगली जो विशेषता है स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था की संघीय व्यवस्थापिका यानी संघीय संसद का जो उच्च सदन है उनमें इकाइयों का एक समान प्रतिनिधित्व है। यानी कैंटनों का संघीय संसद का जो दूसरा सदन है सीनेट, उसके अंतर्गत एक समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है उसका जो उच्च सदन है वो है सीनेट और इसकी सदस्य संख्या है 46 और इस सदन के अंतर्गत यानी सीनेट के अंतर्गत प्रत्येक इकाई यानी कैंटन का एक समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। हालांकि कैंटन और अर्ध कैंटन के मध्य प्रतिनिधित्व को लेकर अंतर देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत टोटल 23 कैंटन है जिसमें से 20 पूर्ण कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। तो पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन के मध्य अंतर देखने को यहाँ पर मिलता है कि सीनेट के अंतर्गत प्रत्येक कैंटन को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है, जबकि प्रत्येक अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंतर्गत एक पूर्ण कैंटन है वो 2 अर्ध कैंटन से मिलकर के बनता है। तो 2 अर्ध कैंटन को मिलाकर जब एक अर्ध कैंटन की बात होती है तो 2 प्रतिनिधि हो जाते हैं। तो टोटल कैंटन कितने हैं स्विट्जरलैंड के अंतर्गत? 23 कैंटन है जिसमें से 20 पूर्ण कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। पूर्ण कैंटन जो है वो 1 प्रतिनिधि सीनेट के अंतर्गत दो प्रतिनिधि भेज सकता है, जबकि अर्ध कैंटन है वो 1 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के जो आदर्श उदाहरण हैं जैसे अमेरिका, वहां पर भी इकाइयों को उच्च सदन के अंतर्गत जो वहां की व्यवस्थापिका है उसमें एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी संघीय संसद के उच्च सदन के अंतर्गत वहां कैंटनों को एक समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। संविधान संशोधन करने के अंतर्गत इकाइयों यानी कैंटनों की भी भूमिका है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधान संशोधन तब तक स्वीकृत नहीं माना जाता जब तक आधे से अधिक कैंटनों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। यानी संविधान संशोधन करने के लिए स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आधे से अधिक कैंटनों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है, तभी स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसकी विशेषता है तिहरी नागरिकता, यानी 3 स्तरों पर नागरिकता प्राप्त है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत
दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। जैसे कि अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है और अमेरिका के अंतर्गत दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है और स्विट्जरलैंड इस दशा के अंतर्गत एक स्टेप आगे देखने को मिलता है और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ये तीसरी नागरिकता देखने को मिलती है। एक तो स्विस संघ की नागरिकता, दूसरी कैंटन की नागरिकता और तीसरी म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, यानी वहां के नगरों की नागरिकता। तो प्रथम स्तर पर जो नागरिकता हासिल होती है वो म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता है और दूसरी कैंटन की नागरिकता और तीसरी स्विस संघ की नागरिकता। तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत तीसरी नागरिकता देखने को मिलती है। कैंटनों का अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता है, यानी इकाइयां अगर चाहे तो अलग संविधान बना सकती है। इस प्रकार का प्रावधान स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत भी वहां जो राज्य है वो भी अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता रखते हैं। ठीक उसी तरीके से स्विट्जरलैंड के अंतर्गत कैंटन भी अलग संविधान बना सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं और वह शर्तें यह है कि कैंटनों का जो संविधान हो वो संघीय संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए और जो संविधान बनाया जाए उसके अंतर्गत गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। और तीसरी जो शर्त है वो यह है कि जब कैंटन अपना संविधान निर्मित करे तब अपनी जनता के बहुमत के द्वारा, यानी जनमत संग्रह के द्वारा स्वीकृति लेना आवश्यक है और जनता जब बहुमत के माध्यम से उस संविधान के अंतर्गत संशोधन करने की मांग करे तब उस कैंटन को अपने संविधान के अंतर्गत संशोधन भी करना होगा। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत राज्यों को कुछ विशेष शक्तियां भी देखने को मिलती है जो कि अन्य संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत विदेशी राज्यों से संधि करने की जो शक्ति है वो अमूमन केंद्र के पास में है, लेकिन कैंटनों को भी कुछ शर्तों के साथ में विदेशी राज्यों से संधि करने की शक्तियां दी गई है और सीमित रूप से सेना रखने की भी कुछ शक्तियां दी गई है। तो ये दो जो विशेषता है, विदेशी राज्यों से संधि करने की कुछ शक्तियां कैंटनों के पास में और सीमित रूप से सेना रखने की शक्तियां भी कैंटनों को दी गई है। तो ये जो दो विशेषता हैं ये स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत, स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अनोखी विशेषता है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से हमने स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। इससे पहले हमने एक व्याख्यान के माध्यम से अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था को भी समझने का प्रयास किया। तो आप अगर अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, इन दो व्याख्यानों को देखोगे तो अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था और स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था के मध्य आसानी से तुलना करने में सक्षम होंगे। यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।